इसमें ये सारी चीजें रिकैप करवा देता हूँ। उसकी तो फिटिंग ही तब होती है जब बनता है। बन ही नहीं रहा, बोल रहा लंबा वेटिंग लिस्ट चलेगा। टाइम लगता है कि तो हम लोग एनएलपी टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे। एनएलपी हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था। ये नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क से अलग क्यों था? क्योंकि इसमें हमारा सब टेक्स्ट पे था, और जो चीज़ें टेक्स्ट पे थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, सिक्वेंशियल डेटा पे काम करना था। सिक्वेंशियल डेटा पे काम कर रहे थे। सिक्वेंशियल डेटा का कॉन्सेप्ट क्या आता था कि उनके बिफोर और आफ्टर का जो भी डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, उसके करंट कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके बेस पे कुछ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया। इसमें हमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत हार्ड था, प्लस इसमें कंपटीशंस ज़्यादा लग रहे थे। दूसरा, इसमें सेम सीक्वेंस आप नहीं रख सकते। देन फिर हमने इसका क्या किया था, अलग अलग मॉडल बनाया था। उसमें से पहला क्या था, आरएनएन का था। आरएनएन में हम लोगों ने क्या ऐड ऑन किया था कि हमने सिर्फ इसमें ऐड किया था कि आप क्या कर सकते हो कि करंट नेटवर्क जो होगा वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब जो भी उसका आउटपुट होगा दूसरे के लिए क्या बनेगा, इनपुट बन जाएगा। तो ये चीज आरएनएन में था। लेकिन आरएनएन में क्या था, लूप होल था। आरएनएन का लूप होल क्या था, ये मेमोरी, जब हमारे पास क्या था 30 वर्ड्स या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स होने लगते थे, तो ये क्या करता था कि पूरे सेंटेंस का जो स्टार्टिंग मीनिंग था वो रिड्यूस करने लगता था, जो हमारे लिए क्या था, बेनिफिशियल नहीं था। कि लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए आरएनएन सही से काम नहीं कर रहा था। देन इसी चीज को फिर हमने क्या किया, एलएसटीएम में यूज किया। इसको हमने एलएसटीएम में यूज किया। एलएसटीएम में क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए अलग मेमोरी थी और शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग मेमोरी रखा था। इससे हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को भी अच्छे से याद रखने लगा और शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट को भी। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या आने लगा, फिर से इसमें मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट आने लगा कि ये मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रहा है। और ये क्या है, हाईली कंपटीशंस, किसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है। कि प्रॉब्लम हमारा कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, लेकिन मेमोरी और कंपटीशंस ये ज़्यादा ले रहा है। देन इसी चीज़ को फिर हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, इसी का यूज़ करके, तो इनकोडर और डिकोडर में कन्वर्ट किया था। इनकोडर और डिकोडर क्या होते थे कि मल्टीपल एलएसटीएम को आप एक साथ रखते हो। उसमें क्या रहेगा कि सारी चीज़ों को एक साथ वो यूज़ ना करके हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन यूज़ करते हैं। जैसे लेट मी गो, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप लेट मी लिखते हो उसके बाद का वर्ड कौन सा होगा, तो हम क्या कर रहे थे कि इसमें वर्ड जनरेट कर रहे थे, ना कि पूरे वर्ड को दोबारा रिपीट करवा रहे थे। कि इनके बाद कौन सा वर्ड होगा वो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, किसके थ्रू, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। उसमें हम लोग इनकोडर और डिकोडर का यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक इनकोडर होता था। अगर इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो ये हमने एलएसटीएम का देखा था। इनकोडर, इसमें हमारे पास ये इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट था। इमेज, ये आपके पास इमेज रहेगा हाई लेवल ओवरव्यू के बेस पे। इनकोडर और डिकोडर का मीनिंग समझ में आ रहा है सिंपल नेम से? तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा हाई लेवल ओवरव्यू पे कि इसमें आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ एक इनकोडर रहेगा जिसपे आप इनपुट दोगे। वो क्या करेगा, उस इनपुट को वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बोलते हैं। वो उसमें क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। देन फिर उसको आप क्या करते हो, उनके डिकोडर में पास करते हो। एंड देन वो क्या करता है, उनके बेस पे डिकोड कर लेता है। तो ये इनकोडर और डिकोडर काम करता है। ठीक है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या होते होंगे, तो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या होता है कि एक वर्ड के रिस्पेक्ट में दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, तो वो हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होता है। जो हमारा इनकोडर होता था वो क्या करता है, प्रोसेस करता है इनपुट सीक्वेंस को, और जो डिकोडर होता है वो क्या करता था, आउटपुट सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। ठीक है।
अब ये रहता है कि ये इनकोडर और डिकोडर में बेसिकली यूज क्या होते हैं। तो इस इनकोडर डिकोडर में क्या रहते हैं, आपके पास एलएसटीएम का न्यूरल नेटवर्क रहता है। इसमें जो भी चीजें होंगी एलएसटीएम का क्या रहेगा, मल्टीपल एलएसटीएम यूज रहेंगे इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब ये एलएसटीएम क्या करेगा कि जो भी आप टेक्स्ट पास करोगे, डेटा पास करोगे, उस डेटा को क्या करेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करता है ये, तो बाय डिफॉल्ट ये वेट के बेसिस पे, वेट और बायस के बेसिस पे कन्वर्ट करेगा और आपको ये रिटर्न करेगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर किस तरीके से होता है कि मान लो कि नाइस का क्या हो गया, 0.8 हो गया, टू का क्या हो गया, 0.1 हो गया, देन मीट का क्या हो गया कि मान लो 0.7 है, एंड देन यू का कितना हो गया कि मान लो ये 0.6 है। इस तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकाल के देगा। और ये जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा वो हर एक लैंग्वेज में क्या रहता है, सेम रहता है। कि यहाँ पे जो लैंग्वेज आप कर रहे हो रीड, और यहाँ पे जो लैंग्वेज का इसका रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे सेम रहेगा। कि इनका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा और इनके बेस पे कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो सेम रहेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कैसे होता है, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका डिफाइन होता है कि ये नंबर किसके बेस पे डिफाइन होगा, तो ये ट्रेनिंग के बेस पे डिफाइन होगा। कि आप इसको पहले जब ट्रेन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिफाइन होता है। कि आपका क्या होगा, ट्रेनिंग के बेस पे ये कॉन्टेक्स्ट नंबर क्या होगा, डिफाइन होगा। अब इसी के बेस पे पता चलता है कि आप यहाँ पे क्या इनपुट दोगे, उसके बेस पे क्या आउटपुट दिखेगा। जो हमारे पास इनकोडर रहेगा इसका सिर्फ काम रहेगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं रहेगा। इसका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। देन जैसे ही आप इसको क्या कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, अब इस नंबर को दोबारा क्या करोगे, एक्चुअल डेटा में देखना चाहोगे कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करना चाहेगा। तो जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आप इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हो या फिर इंग्लिश से स्पेनिश में कर रहे हो, तो वो काम कैसे करता है बाय डिफॉल्ट, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे काम करता है। ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे डेटा लेगा, एंड देन ये क्या करेगा कि इसके आगे पास करेगा। कि जैसे ये पास करेगा उसके बेस पे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि नाइस टू मीट यू का मतलब क्या होगा कि आपसे मिलके अच्छा लगा। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिकोडर करता है। कि डिकोडर में क्या है, ये सारी चीजें ट्रेंड की हुई है। बट इसमें एक लूप होल था। क्या चीज था कि इसमें जो भी डेटा पास होता था 1 बाय 1 होता था। कि एक बार में क्या होगा, एक टाइम स्टेप में एक बार डेटा जाएगा। कि अगर आप देखोगे एक इनकोडर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, एक एलएसटीएम इस तरीके से मल्टीपल एलएसटीएम रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, पूरा एक रो पास होगा। पहले एक रो पास किया, पहला क्या डेटा होगा, नाइस, वो पास होगा। देन उसके बेस पे क्या होगा, एलएसटीएम में कैलकुलेशंस होगा। देन वो लॉन्ग टर्म में कुछ वैल्यू जाएगा और कुछ शॉर्ट टर्म में जाएगा। देन टू में जाएगा, देन फिर क्या जाएगा, मीट से जाएगा। देन फिर क्या जाएगा हमारे पास, यूके पे जाएगा। एंड देन ये हमारा क्या रहेगा कि हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ वैल्यू चला जाएगा कॉन्टेक्स्ट, और कुछ कॉन्टेक्स्ट हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी पे रहेगा। तो ये हमारे इनकोडर में इस तरीके से रहेगा। और जैसे ही ये आगे कन्वर्ट होता है फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे चेंज कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे। मतलब आपको हमेशा जो भी रिटर्न होगा वो नंबर ही रिटर्न होगा। इस तरीके से कि जितने वर्ड्स होंगे उतना आपके पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आपके पास ये नंबर मिल गया। अब इस नंबर्स का मीनिंग क्या हो सकता है, तो वो मीनिंग हम लोग किससे डिफाइन करवाते हैं, तो हमारे पास डिकोडर पार्ट रहेगा। डिकोडर क्या करेगा, इस सीक्वेंस का क्या मीनिंग होगा वो आपको बता के दे देगा। फिर हमारे पास एस टी सी टी ये सारी चीज़ बताती है। तो डिकोडर का जो कॉन्सेप्ट होता है, डिकोडर में जैसे ही क्या आएगा, इनकोडर वाला पूरा डेटा आएगा, प्लस इसमें पहला वैल्यू हमेशा क्या जाएगा, स्टार्ट जाएगा। इससे इनकोडर को पता चलता है, सॉरी डिकोडर को पता चलता है कि यहाँ से हमें काम स्टार्ट करना है। तो पहला हमारे पास इनपुट में क्या जाता है, एज अ स्टार्ट जाता है हमेशा। ये स्टार्ट गया, देन जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो इधर से क्या जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी जा रही है। देन उसके बेस पे क्या है कि उसमें देखा कि जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसके बेस पे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसने देखा आपकी। तो ये आपसे क्या करेगा, पास कर देगा। कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आपसे आएगा। देन फिर क्या करेगा, ये आपसे को आगे पास करेगा, एंड देन इसके साथ जो डेटा आया हुआ है स्टार्ट, वो भी इसके साथ पास होगा। ये दिख रहा है। तो ये नेक्स्ट वर्ड क्या जाएगा, आपसे जाएगा। कि जैसे ही आपसे गया, देन उसके बाद का नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, तो वो मिलकर। तो इस तरीके से क्या करता है वो, आगे पास होता है। एंड देन जैसे ही आगे जाता है, देन मिलकर के बाद क्या हो सकता है कि हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट ज्यादा सिमिलर है। ये सारा काम प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है कि आपका ये आगे जाएगा वो अच्छा। देन इसके बाद क्या जाएगा, फिर एज अ इनपुट जो यहाँ से आउटपुट आ गया ये इसका इनपुट बन जाएगा, एंड देन ये आगे पास होगा। इस तरीके से ये कब तक लूप चलेगा,
कि जब तक उसको लास्ट में एंड का ये ना मिल जाए। तो जैसे ही ये इसको मिल जाएगा उसको समझ में आ जाए कि आप यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप करना है। क्योंकि इस तरह से क्या हो सकता है, आपके आपसे मिलकर अच्छा लगा, देन और भी लंबा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इसको पता कैसे चलता है, तो आपके कॉन्टेक्स्ट से, और कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या है, लास्ट में आपका हमेशा एंड रहेगा। तो जैसे आप एंड हो जाता है उसका मतलब समझ आता है कि हमें यहीं तक क्या करना था, ट्रांसलेट करना था, एंड देन पूरा वैल्यू क्या करेगा, आपको फिर रिटर्न कर देगा। तो ये किस तरीके से पूरा क्या करेगा, इनकोडर डिकोडर काम करता है। तो इसका एक बेसिक ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको एलएसटीएम अच्छे से पता है तो आप इसका क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, एलएसटीएम पे ही रन हो रहा है, इनका इनकोडर डिकोडर। तो यही चीज सारा हमने यहाँ पे लिखा है कि एनएलपी में क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा को कन्वर्ट करते हो न्यूमेरिकल में। तो जैसे यहाँ पे क्या है, थिंक अबाउट इट एंड कम इन। तो ये क्या होगा, थिंक अबाउट इट को 1 2 3 कर दिया, और उसी का हिंदी में क्या कर दिया, 3 4। और इसका क्या है कि कम इन का है कि 4 5, और इसका क्या हो गया, 4 5 6। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया है इनके इनपुट को, और इनपुट को किस में, नंबर्स में। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वन हॉट इनकोडिंग में इस तरीके से दिखा सकते हैं, वन हॉट इनकोडिंग में। कि थिंक का मतलब क्या हो गया, 1 4 0। देन अबाउट का मतलब क्या हो गया, 0 1 0 0। इस तरीके से हम लोग ने पूरा डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से स्टार्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से डिफाइन कर दिया। एंड को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो इसको 7 से डिफाइन कर दिया, इसको 1 से डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, डिफाइन करें। तो ये बाय डिफॉल्ट जो 2 से स्टार्ट है, तो मैंने 1 किसको माना है, स्टार्ट को माना है। और यहाँ क्या जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, और इसका क्या है, लास्ट हमारा एंड है, तो एंड को हमने 7 माना है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं कि ये 1 2 3 के बेस पे ही हो, वो आप क्या कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट में भी रह सकते हो, इन कोडिंग के साथ भी कर सकते हो। तो ये क्या है, एक आपको सिनेरियो दिया गया है कि आप समझ सको कि किस तरीके से हम लोग पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नंबर में क्यों कन्वर्ट करते होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशंस होता है, और कंप्यूटेशंस सिर्फ नंबर्स में होगा, टेक्स्ट पे नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट पहला रो हम लोगों ने पास किया, पहला रो में क्या था, थिंक अबाउट इट। तो ये क्या था, सोच लो। तो ये क्या जाएगा, रेंडमली इनिशिएट होगा पहली बार। अब उसमें थिंक का जाएगा डेटा, और क्या जाएगा, देन फिर आपके पास अबाउट का, देन इट का। कैसे जाएगा, तो अगर आप देखोगे हमारे पास कुछ इस तरीके से जाएगा इनकोडिंग होके, कि पहले आपके पास थिंक का गया, और ये क्या है, बाय डिफॉल्ट एलएसटीएम का है। याद रखना ये एलएसटीएम का कॉन्सेप्ट। अबाउट और इट, ये सारा चीज जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट में चेंज होगा। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट में चेंज होगा, देन आप इसको क्या करते हो, आगे पास करते हो। देन उसके बेस पे क्या होगा, कि आपके पास इनके बेस पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस होगा। प्रिडिक्शंस का मतलब क्या हो गया, कि एक्चुअल वाई, और हमारे पास क्या होता है, गिवन वाई। यही रहता था ना, कि आपके पास ये अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रेनिंग पे हैं, कि हम लोग इसको ट्रेन कर रहे हैं अपने क्या, इनकोडर और डिकोडर को। तो जब आप ट्रेन करोगे तो एक्चुअल वाई एक होगा। तो मान लो आपने क्या किया, एक्चुअल वाई सोच है, कि थिंक अबाउट इट का मतलब क्या था, सोच लो। लेकिन बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या प्रेडिक्ट कर लिया, लो को। तो इसका मीनिंग क्या रहा, कि आपका जो ये एरर है, इसको फिर हम लोग क्या करते थे, क्रॉस एंट्रोपी के थ्रू दिखाते थे। क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी एरर है। प्रोबेबिलिटी एरर जब भी दिखाना रहता था, क्रॉस एंट्रोपी का यूज करते थे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का। तो अगर ये है, तो अब इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर बैक प्रोपागेशन जाएगा ये अपना। देन वो क्या करेगा, कि जो पहले प्रोबेबिलिटी है, वो सेकंड वाले को हमेशा प्रायोरिटी देगा, कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों की। तो इसके बेस पे ये क्या करेगा, धीरे धीरे इनको इंक्रीज करेगा। और ये जब इंक्रीज होगा, अब उसके बेस पे क्या चेंज होगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर चेंज होगा। कि यहाँ पे सोच होने के बजाय पे क्या होना चाहिए, वेक्टर आपका क्या होना चाहिए। तो जैसे ये क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। एंड देन जब फाइनल रिजल्ट, मतलब एक्यूरेसी आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो आपके पास एरर होगा वो रिड्यूस होगा। तो उसके बेस पे क्या बोल सकते हो, कि जो हमारा वाई एक्चुअल है, वाई प्रिडिक्टेड क्या होगा, सेम होगा। और जब ये सेम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो पहला लेटर क्या रिटर्न करेगा, सोच। तो ये जैसे रिटर्न करेगा, इस तरीके से क्या होगा, सीक्वेंस में। तो ये पूरा आपको एक सीक्वेंस में ला के दे देगा। तो अगर उसका आर्किटेक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक एक करके दिखेगा, कि आपने यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट किया। देन ये क्या करेगा, स्टार्ट वाला जाएगा पहली बार, क्योंकि इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है डिकोडर को। डिकोडर स्टार्ट करने के लिए हमने बताया था कि ये हमेशा फर्स्ट टाइम में जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इसको किस न्यूमेरिकल में चेंज किया था, तो 1 0 0 0 0 में कन्वर्ट किया था, ये फर्स्ट टाइम जाएगा। और ये क्या है, एलएसटीएम का कुछ न्यूरल नेटवर्क होगा। इसमें क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा, सॉरी कैलकुलेशन होगा, और उसके बेस पे क्या होगा, आपको वाई प्रिडिक्ट मिलेगा। अब वाई प्रिडिक्ट में जो भी चीज़ें होंगी, कि मान लो आपके पास क्या है, कि बाय डिफॉल्ट लो आ गया। अब इसके बेस पे ये क्या करेगा, देन इसी चीज़ को वो आगे भेजेगा।
देन वो आगे भेजेगा तो उसके बेस पे क्या होगा, फिर से प्रिडिक्शंस करेगा, देन कुछ और आएगा। इस तरीके से फिर क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करता जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक वो इंड के बेस पे ना आ जाए। जैसे वो इंड आ जाएगा वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एंड देन फिर क्या होगा, आपका कैलकुलेशन होगा प्रोबेबिलिटी और उसका एरर, कि देखिएगा एरर ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, आप फिर से रीट्रेन करेंगे, है ना। एंड देन यही चीज क्या था, फर्स्ट टाइम में भी सही आ जाता। तो जैसे इस पे क्या है कि ये सारी चीजें आ रही है, कि जो फर्स्ट टाइम में आपके पास क्या है, जो लो आ रहा है, इसको आप क्या करो, सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हो, कि बाय डिफॉल्ट इनको क्या करें, फोर्सफुली ट्रेन कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हो, कि जहाँ पे आपने लो बताया था वहाँ पे आपको सोच डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस नंबर में आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने का पड़ेगा, कि जो आपका वेट इनिशिएट हो रहा है आप उसको क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन सोच के बेस पे। इसी तरीके से फिर क्या होगा, लो के बेस पे भी हो जाएगा। तो जैसे वो मैनिपुलेट होकर देता है, देन फिर क्या आता है, एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो जाती है। अब ये क्या हो गया, 2 वर्ड के लिए। इस तरह की ट्रेनिंग के लिए हम लोग कितना वर्ड देते हैं, तो आप मल्टीपल वर्ड्स देते हो, कि अगर फॉर एग्जांपल कैगल का ही देख लें, कैगल हिंदी इंग्लिश डेटा सेट, तो आपको ये मिल जाएगा एक, ये दिख रहा है कि टोटल हमारे पास कितना वर्ड है, कि आगे जाके इसको हम लोग ट्रेन करेंगे बट इतना सारा वर्ड से नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास अप्रोक्स 1.26 के का क्या हमारे पास डेटा है। अब इसके बेस पे आप क्या करते हो, ट्रेन करते हो, कि ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि ये हेलो का मतलब नमस्ते भी है, इस हेलो का मतलब क्या है, नमस्कार भी है। चेयर का मतलब क्या हो गया, वाह वाह हो गया, और चेयर्स का मतलब चेयर्स, जो भी इंग्लिश से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास हर एक वर्ड का मीनिंग होगा। अब इसी के बेस पे आप क्या करते हो, ट्रेन करते हो। ट्रेन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके आप एक सेंटेंस जनरेट कर सकते हो। तो ये हम लोग के पास क्या है, एक छोटे लेवल पे होगा, कि हम लोग ये क्या करेंगे, छोटे लेवल पे एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन बनाएंगे। मे बी ये एक्यूरेट हो या ना हो, बट कैसे बनता है वो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं, इनकोडर डिकोडर के थ्रू करेंगे। बाकी वही कैलकुलेशंस, लॉस कैसे कैलकुलेशन होता है, तो लॉस के लिए हमने बताया क्या होगा, क्रॉस एंट्रोपी आप यूज करते हो बाय डिफॉल्ट। देन अगर ये क्या करेगा, एरर आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करेगा, तो वो बैक प्रोपेगेशंस के थ्रू चेक करेगा। बैक बैक प्रोपेगेशंस आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता था, एक मेथड होता था जो ग्रेडियंट डिसेंट पे काम करता था। वो जो हमारे पास एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई के बीच में क्या होता था, डिफरेंस होता था, उसको क्या करते थे, मिनिमाइज करते थे। मिनिमाइज कैसे करते थे, तो उसके बीच का लॉस को क्या रिड्यूस करके। और उसका लॉस कैसे रिड्यूस होता था, तो एम और सी के बेस पे रिड्यूस होता था। तो एम और सी का वैल्यू हम लोग क्या करते थे, निकालते थे कहाँ पे, जहाँ पे हमारा एरर क्या हो, मिनिमम हो, है ना। तो ये चीज हमारा बैक प्रोपगेशंस करके देता था। बैक बैक प्रोपगेशंस में भी एडवांस मेथड होते थे ग्रेडियंट में, तो वो सारा चीज यूज करते थे। जैसे अगर आप देखोगे ऑप्टिमाइजर, मैंने बताया एस जी डी, एडम, आर एम एस प्रॉप, ये क्या करते हो, आप यूज करते हो फास्ट ग्रेडियंट के लिए। बाकी एग्जाम्पल में यही है, एम्बेडिंग लेयर्स, ये डिकोडर्स। एम्बेडिंग लेयर्स क्या होते थे, या फिर एम्बेडिंग वर्ड्स क्या होते थे, याद है, एम्बेडिंग वर्ड्स या फिर वर्ड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट, बता सकते हो। एम्बेडिंग वर्ड्स, जो भी हमारे पास टेक्स्ट था उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते थे। और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या अलग अलग मेथड यूज कर रहे थे। जो बाय डिफॉल्ट मेथड हो सकता था, आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 इस तरीके से नंबर दे सकते हो। दूसरा जो मेथड था, आप क्या कर सकते हो, वन हॉट इनकोडिंग का यूज कर सकते थे। लेकिन इन दोनों में डिफॉल्ट क्या था, कि इसमें इंक्रीजिंग वैल्यू बार बार आ रहा है, जो क्या होगा, हर एक वर्ड के लिए सेम नहीं होगा। कि मान लो 1 2 3 4 5 है, मतलब 3 को आप क्या कर रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और 1 को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्योंकि नंबर्स में क्या है, कि 1 छोटा है, 3 ज्यादा है, तो वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ लेगा, जो हमारे पास 3 है ना। तो ये हमारे लिए क्या होता था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमने वन हॉट इनकोडिंग का यूज किया। अब इसमें भी क्या था, कि 1 0 0 बहुत ज्यादा था, मतलब स्पार्स मैट्रिक्स बनाता था, जो हमारे एक्यूरेसी को क्या करता था, बार बार इफेक्ट करता था। दूसरा, कि आपको हमेशा लेंथ सेम रखना पड़ता है। और हमें पता है कि सीक्वेंशियल डेटा में क्या होगा, कि मे बी पहले रो में क्या हो, कि 3 वर्ड से ही मिलके बना सेंटेंस,
दूसरे वर्ड में क्या हो सकता है कि 5 सेंटेंस, 5 वर्ड से मिलकर बना हो सेंटेंस, ऐसा भी रह सकता है। तो इसमें क्या होगा कि इनपुट का जो वैल्यू होता था, नंबर ऑफ वर्ड्स, वो क्या होते थे, वेरी करते थे। जो क्या है कि इसमें वन हॉट इनकोडिंग में सही से यूज नहीं हो पाता था। तो वो चीज़ को हम लोग हटाने के लिए फिर हम लोग क्या यूज किया था, वर्ड इम्बेडिंग। वर्ड इम्बेडिंग होता क्या था कि आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क तैयार करते थे, जो क्या करता था कि जो भी आप टेक्स्ट पास करते थे उसके बेस पे एक नंबर जनरेट करके दे देता था। और वो जो नंबर होता था वो कॉम्पैक्ट होता था। कॉम्पैक्ट का मतलब कि ना ही उसमें ज़्यादा जीरोस रहेंगे ना ही ज़्यादा वंस रहेंगे। उसमें आप जितने डायमेंशंस में दिखाना चाहो उतने डायमेंशंस में दिखा सकते हो। जैसे अगर आप एक वर्ड को 2 डायमेंशंस में दिखाना चाहते हो, मान लो मैंने, जैसे इनकोडर है, तो इनकोडर को मैंने बोल दिया 2,3। डिकोडर है, डिकोडर को मैंने बोल दिया 2,4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशंस में वर्ड को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो 2 डायमेंशंस का अगर हम लोग बनाते हैं तो इसमें कितने डेटा आ सकता है 2 डायमेंशंस में, अगर न्यूमेरिकल के बेस पे बात करें तो। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में दें, यहाँ से 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 9 तक ही दे सकते हैं, इसमें 0 से लेके 9 तक, इस तरीके से कितने वर्ड ला सकते हैं, 99। उस तरीके से 90, अगर पॉइंट के बेस पे जाए तो इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में जो होगा, तो जो हमारे पास ये 2 रोज बनेंगे, कॉलम सॉरी। तो इसमें क्या है कि ये कॉन्टेक्स्ट हो गया कि जो हम लोग पहला वर्ड रख रहे हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में। कि मान लो मैंने बोला लर्न, तो ये जो लर्न होगा किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्योंकि वर्ड्स में क्या होता है, सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ही बात होता है। कि अगर वर्ड सेम है, अगर कॉन्टेक्स्ट अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, तो क्या होगा, मीनिंग भी अलग हो जाता है ना। तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, कॉलम हो सकता है। मान लो इसको मैंने क्या बात किया, ड्राइविंग के बेस पे बात किया। तो यहाँ पे लर्न का मतलब क्या हो गया कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, मैंने मनी की बात किया, तो मनी किसके बेस पे बात कर रहे हो, तो इस पे आप बात कर रहे हो मान लो बैंक या फिर फाइनेंस के बेस पे बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक ही वर्ड को मल्टीपल डायमेंशंस में दिखाते हो। इस तरीके से हमारे पास कितने कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कितना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट के बेस पे काम करते हैं तो वो हमारा वर्ड एम्बेडिंग होता है कि आप क्या कर रहे हो कि नॉर्मली जो आपके पास टेक्स्ट है उसको क्या कर रहे हो, मल्टी डायमेंशंस में दिखा रहे हो। और वही हमारा क्या था, वर्ड एम्बेडिंग था, जो मैंने विजुअलाइज एक बार करके दिखाया था, अगर याद होगा तो। विजुअल वर्ड एम्बेडिंग। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक वर्ड टू वैक का था, ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, वर्ड दिखेंगे। और ये कितने कॉन्टेक्स्ट पे है, तो आप देखोगे इनका क्या है, 3 कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि हमने इन्होंने 3D में लगाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जॉर्ज के बेस पे सिमिलरिटीज कहाँ पे दिख रही है, इसके बेस पे यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी दिखेगी। जैसे स्लाइड, टीके, दोनों में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे। डिस्प्ले, वैसे के पास कोई दूसरा वर्ड देखोगे, ड्राइविंग, डिस्प्लेड। और ये सारा चीज़ क्या है, एक जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट लिया होगा, मतलब एक भी जो पूरा पैराग्राफ होगा या फिर पूरा ऐसे होगा, वो किसी न किसी एक टॉपिक पे होगा, उसी का वर्ड्स क्या है कि आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, कि वहाँ पे कोई भी वर्ड किस तरीके से डिफाइन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या होता है कि ट्रेंड होता है, कि आप क्या करते हो, इनको न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास करते हो और उसके बेस पे क्या करते हो, ट्रेंड करते हो। हम सर्च नहीं, सर्च कर लेते हैं फ्री, ये दिख रहा है। जैसे मैंने फ्री सर्च किया तो इससे सिमिलरिटी वर्ड्स कितने आने लगे, तो एक देखोगे फ्री वे आने लगा, एक फ्रीडम आने लगा, एक फ्रीड आने लगा, और एक बाय डिफॉल्ट फ्री आ रहा है। अब इसके आसपास के वर्ड देखोगे ना, तो इसी से क्या होगा, रिलेटेड होंगे। फ्री बॉल, फ्री गिटार्स, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे इनके वर्ड के फ्री वे के बेस पे। तो ये क्या है, इनसे सिमिलर वर्ड्स मिल रहे हैं कि 9 मैच हो रहा है और आपको इसके कॉन्टेक्स्ट आसपास में दिखेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लर्निंग के बेस पे होता है। और ये लर्निंग ही हमारा क्या रहता है, एम्बेडिंग कहलाता है। कि आप क्या करते हो, इसको एम्बेडिंग करते हो बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, LSTM के बेस पे। ये
तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि वन हॉट इनकोडिंग में क्या था, प्रॉब्लम था किसका, कंप्यूटेशंस का, कि जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके पास डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएंगे। देन इसमें भी क्या था, एक लूप होल था। इसका लूप होल क्या था कि ये कंप्यूटेशंस ज़्यादा ले रहा था। अगर आप देखोगे इनका, ये रिवर्सिंग डिफरेंट ओरिजिनल पेपर, यहाँ पे था, वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करता है, डीप एलएसटीएम यूज़ करता था, मल्टी लेयर्ड वाले का। इसमें क्या होता था कि जितना ज़्यादा आप एलएसटीएम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मेमोरी और कंप्यूटेशंस बढ़ेगा, है ना। और इनकोडर यही करता था। इनकोडर क्या करता था कि जितना ज़्यादा आप इसमें क्या करते हो, एलएसटीएम का यूज़ करते हो, या फिर जितने भी बाई डायरेक्शनल का यूज़ करते हो, तो वो उतना ज़्यादा क्या अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन उससे क्या था कि आपका टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। तो ये क्या हो रहा था, सॉल्यूशन तो दे रहा था, उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी आ रहे थे। तो वो चीज़ को हमें क्या करना था, रिड्यूस करना था। और वो चीज़ को फिर आगे जाके हम लोग क्या करते हैं, अटेंशन मॉडल के थ्रू रिड्यूस करते हैं। अगर आप देखोगे आगे जाके हम लोग ने क्या किया कि अटेंशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। अटेंशन मॉडल होता क्या था, ये क्या करता था कि जो भी आपके पास इनकोडर डिकोडर्स होते थे, वो प्रॉब्लम को क्या करता था, सॉल्व करता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो इनकोडर था, कि जो सिर्फ क्या था, एलएसटीएम बेस्ड था, जो एक ही बार में क्या करता था कि जो एलएसटीएम था हमारे पास इनकोडर, इनकोडर एक टाइम में क्या करता था, पूरे सेंटेंस को प्रोसेस करता था। तो जब तक पूरा सेंटेंस इनकोड नहीं हो जाता तब तक वो डिकोडर में नहीं जाएगा। ऐसा इनका क्या था, सीक्वेंस था, कि जैसे वो इनकोड हो जाएगा देन उसके बाद ही क्या जाएगा, वो डिकोडर में जाएगा। इस चीज को हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे सॉल्व किया था। सॉल्व कैसे हो रहा था, तो अगर आप देखोगे, ये तो पुराना है, ये भी वाई, कि जैसे इसमें क्या था कि जो इमेज है आपके पास, ये इनकोडर है और ये डिकोडर है। इनकोडर में क्या होता था कि सारी चीजें एक ही बार में इनकोड होती थी। देन उसके बाद क्या होता था, ये पास होता था डिकोडर में। एंड देन ये क्या करता था, वन बाय वन कंप्यूट करता था। देन लास्ट में वो रिजल्ट देता था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। तो यही चीज़ को क्या करता था, वो रिड्यूस करता था। वो क्या करता था कि क्या हर एक वर्ड के लिए, अगर आप इस पे देखोगे कि हम लोग कोई ऐसा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड को जनरेट करने के लिए पूरा सेंटेंस ज़रूरी नहीं होता है ना। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये दिख रहा है। अगर ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ने के लिए दिया जाए, तो एक बार में आप क्या करते हो, पूरा पढ़ के देन क्या हर एक वर्ड के बेस पे पूरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो, या फिर कुछ वर्ड्स को लेके ही ट्रांसलेट कर लेते हो। कैसे करते हो कि मैंने क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, आप इसको हिंदी में बताना है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप कन्वर्ट करते हो, कैसे करते हो रोहिणी, वर्ड बाय वर्ड, या फिर एक बार पढ़ने के बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट को देखते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है उसी के बेस पे पूरा कहानी बनाते हो, वर्ड बाय वर्ड। और ये हमेशा जरूरी होता है। मान लो आप यही चीज़ पढ़ रहे हो, इसी का हिंदी में करना है, तो कैसे करोगे, एक बार पूरा पढ़ के। तो नॉर्मली आप क्या करते हो ना, कि इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं वो सिर्फ याद रखते हो, एंड उसके बेस पे क्या करते हो आप, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा आप सिर्फ उसको याद रखोगे, और उसके बेस पे क्या करोगे, इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हो। यही करते हैं ना। तो यही चीज हमारा क्या होता है, अटेंशन मैकेनिज्म में होता है। ये क्या करता है कि पूरे सेंटेंस या फिर पूरे पैराग्राफ में फोकस ना करके, जो उस पूरे पैराग्राफ का मेन कॉन्टेक्स्ट वर्ड है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें कंप्यूटेशंस भी कम होगा, क्योंकि हम पूरे में फोकस नहीं कर रहे हैं कि इतना लंबा सेंटेंस है। अब इसमें से क्या हो सकता है कि दो या तीन ही सेंटेंस क्या होगा, काम का होगा, या तो फिर दो तीन वर्ड होगा, उसके बेस पे क्या होगा, पूरा स्टोरी बना सकते हैं, या फिर पूरा स्टोरी उसी के बेस पे होगा। तो वो चीज अटेंशन मैकेनिज्म बोलता है, कि जो वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसके बेस पे क्या कर सकते हो, पूरा ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर पूरा एनएलपी टास्क कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि जो चीज आप क्या कर रहे हो, कि इनकोडर क्या करता था, टू मच प्रेशर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर क्या था कि आप देखोगे वन बाय वन वर्ड को कन्वर्ट कर रहा था। देन फिर लास्ट में क्या करता है, डिकोडर में पास करता था। अब यही चीज को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन क्या देता है,
कि जरूरी नहीं कि जब भी हम लोग पूरा एक सेंटेंस लिख रहे हो या फिर पूरा एक ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसमें हमें पूरे वर्ड्स में फोकस करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिर्फ हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा वो बात की बात है, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा अटेंशन के नेम से कि हमें क्या करना है कि पूरे सेंटेंस में, पैराग्राफ में सिर्फ उसी में फोकस करना है जिसमें क्या होगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा उसके कॉन्टेक्स्ट पे। क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम लोग भी क्या करते हैं, इसी तरीके से क्या करते हैं, चीज़ें सॉल्व करते हैं। कि अगर कोई भी चीज़ आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है या फिर किसी से बात करना है, तो आप क्या करते हैं, उनका जो मेन वर्ड रहता है उसके बेस पे ही आंसर करते हैं, है ना? तो वही चीज़ अगर हम लोग किसी तरीके से मशीन्स में ले आ जाए या फिर मशीन्स में क्या करें, कंप्यूट कर सके, तो फिर क्या होगा, इसका भी टाइम रिड्यूस हो जाएगा और ये भी एज ए ह्यूमन की तरह क्या करेगा, चीज़ें सोचना स्टार्ट कर सकता है। इन द सेंस वो क्या करेगा, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। अब वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, इसके थ्रू। अब ये चीज़ आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि मैथमेटिकली हम लोग ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको क्या करना है, लाइट, कि मुझे मान लो कि ये लाइट वर्ड को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है या फिर क्या करना है, जनरेट करना है। तो इस लाइट वर्ड के लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड होने चाहिए, टर्न ऑफ द लाइट। तो इसमें हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है, एक हो सकता है कि लाइट का हो सकता है ना। इसको मान लो कि मैंने क्या किया, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका क्या है उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। क्योंकि क्या टर्न इसके बेस पे हो सकता है, तो इसको मैंने 7। देन ऑफ का क्या होगा कि मान लो उससे कम है तो 0.8। देन इसका क्या होगा, उससे भी कम हो सकता है तो 0.1 मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो भी आपको क्या करना है, वर्ड जनरेट करना है, उसके बेस पे जो हमारे पास क्या है, वैल्यू है, इनपुट है, अब उसकी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जनरेट कर लेंगे। और हम लोग ये करेंगे कि ये बंद है या फिर जो ये लाइट है, इसको जनरेट करने के लिए कौन सा वर्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इसके लिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी लर्निंग फास्ट हो जाएगी, कि आपका जो भी लर्निंग होगा वो फास्ट हो जाएगा। प्लस ये क्या करेगा कि आपको डायरेक्टली जनरेट करके दे देगा कि हाँ ये वर्ड है, इसके बेस पे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती थी, तो ये क्या होगा, जनरेट करके दे देगा। देन इसके बेस पे अगर ये वर्ड जनरेट करना है तो इसकी इंपॉर्टेंस कितना है, तो वो आपको पता चल जाएगा, इसका कितना है, इनका कितना है, वो आपको क्या था, आइडिया लगता है। अब ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली कैसे पास कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो ये वर्ड जनरेट हो रहा है, ये लाइट जनरेट हो रहा है। अब ये लाइट जनरेट होने के लिए कौन सा वर्ड का क्या है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो डायरेक्टली कैसे पास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो जब तक ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक ये आगे नहीं जा रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, एक अलग से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कि हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से कनेक्शन बना सकते हैं और उसमें क्या करेंगे, इस लाइट वाले वर्ड को जो क्या होगा, प्रिडिक्ट होगा, प्लस इन सब वर्ड का जो प्रोबेबिलिटी होगा एक जगह पे रखेंगे। और इससे हमें क्या आइडिया लगेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके बेस पे ये क्या होगा, ये प्रोड्यूस हो रहा होगा। कि ये इधर से भी जा रहा है, कि ये प्रोड्यूस हो रहा है इधर से, और ये इधर से भी देख रहे हैं हम लोग क्या, कि कौन से वर्ड के बेस पे ये प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बेस पे क्या होता है, इनके वेट को स्टेबल करते हैं, कि हाँ इनके बेस पे इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इसका वेट क्या करो आप, बढ़ा के रखो। इसका कम है तो इसको क्या करो, घटा के रखो। इस तरीके से क्या करेंगे, हर एक वर्ड का निकालेंगे। अब यही चीज़ हमारा क्या होता है, अटेंशन मैकेनिज्म होता है, कि जो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड किया ना, कनेक्शंस, वही हमारा क्या होता है, अटेंशन मैकेनिज्म होता है। अब ये कैसे ऐड होता है, क्या क्या कैलकुलेशन होता है इसके अंदर, वो देख लेंगे। कि बाय डिफॉल्ट इनकोडर डिकोडर सेम रहेगा, बस उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेयर ऐड होगी। तो इसमें भी नहीं है, ये तो पुराने वाला ही है, पुराना वाला ही है। ये भी पुराना है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि आप क्या कर सकते हो, कि इनके बेस पे इनके वेट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास वर्ड है, कि हम इसको क्या डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से। जो वेट हम एक ही साथ स्ट्रक्चर में लेके जा रहे थे, इसको हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 के बेस पे कर रहे हैं। और उसको डायरेक्टली हम लोग किस पे पास कर रहे हैं, ये जो हमारा आउटपुट रिटर्न हो रहा है, तो ये रिटर्न जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो किसके किसके बेस पे होगा, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 के बेस पे होगा। और ये H1 H2 H3 क्या था, कि यहाँ से जो हमारे पास लेयर पास हो,
ये H1 पास होगा, ये हमारा H2 होगा, इसमें क्या होगा H3 होगा, और ये क्या होगा H4 होगा। अब इधर से अल्फा जाएगा सबका, और इसके बेस पे क्या होगा, कैलकुलेट होगा CI। और CI के बेस पे हमारा क्या होता है कि ये वर्ड प्रिडिक्ट होता है कि ये जो हमारा वर्ड होगा वो क्या हो सकता है एज ए नंबर। और ये सारे चीज जो भी होंगे वो वेक्टर के फॉर्म में होंगे। और ये जो हमारा अल्फा है वो सिंगल नंबर होगा, हर एक का सिंगल सिंगल नंबर होगा। और सिंगल नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्केलर होगा। और ये जो H1 H2 H3 होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, आपके पास वेक्टर रहेगा। वेक्टर क्यों रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये आगे से इस तरीके से पास होता है कि वो सीक्वेंस में अपना डेटा लेके जाएगा H1, एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, आगे प्रिडिक्ट होगा। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर्स पे दिखेगा। अगर इनको और डिटेल पे देखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से दूसरे वर्ड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस सेम तरीके से क्या होता है, हर एक वर्ड के लिए कैलकुलेट होगा। देन अगर आप देखोगे कि मुझे दूसरा वर्ड जनरेट करना है, ये जो दूसरा वर्ड बंद आ रहा है उसमें डायरेक्टली कौन से वर्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सेम क्या होगा फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन। ये एक बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होगा कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसके बेस पे क्या होगा कि ये बंद प्रेडिक्ट होगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली भी क्या होगा, इस तरीके से पास होगा यहाँ से भी। और जो इनडायरेक्टली पास होगा वो क्या है, H1 H2 H3 और H4, कि वो सारा वैल्यू क्या होगा, पास होगा। अब इस H2 को प्रेडिक्ट करने में इनमें से किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो क्या होता है, प्रेडिक्ट होता है। वो कैसे प्रेडिक्ट होता होगा, तो ये ट्रेनिंग के बेस पे होता है कि जैसे आप एक्यूरेसी क्या करते हो, देखते हो ना, तो एक्यूरेसी अगर कम है तो मतलब ये क्या होगा, अल्फा सही नहीं है। जैसे जैसे एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे ये अल्फा की वैल्यूज क्या होगी, इंप्रूव होगी। और ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा कि मान लो ये हमारे से ये H1 जा रहा है, ये H2 जा रहा है, H3 और H4। अब इसमें से कौन से H4 के बेस पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कि अल्फा 4 और H4 के बीच पे क्या है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है किसको जनरेट करने के लिए, तो ये लाइट के बाद बंद को जनरेट करने के लिए। तो इसका जो ऑटोमेटिकली अल्फा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली कैसे होता है, तो ये कंप्यूटेशन के बेस पे होता है कि एक्चुअल वाई और जो हमारे पास प्रिडिक्टेड है वो दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो इधर से हमारा क्या जा रहा था, एक्चुअल वाई क्या होगा वो बता रहा था, और इधर से अल्फा के बेस पे क्या था, प्रिडिक्ट कर रहे थे। अगर वो अल्फा के बेस पे गलत प्रिडिक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अल्फा को ही इम्प्रूव करते हैं कि ये इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा कि जो प्रिडिक्शंस है और जो एक्चुअल है दोनों सेम सेम हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या गिवन होता था तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमारा चेंज क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो ये बार बार अल्फा को क्या करता था, अपडेट करता है। और यही चीज क्या होती है, आगे जाके स्टोर होती है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटिंग अटेंशंस, तो बाय डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा H1 H2 H3 H4 है। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इस तरीके से जाएगा। और ये प्लस का मतलब क्या होता है, कॉन्केटिनेट। तो ये कॉन्केटिनेट होगा और देन ये क्या करेगा, इस वाले में पास होगा। प्लस इधर से क्या जाएगा, S1, S0 है, S1 है, S2 है, S3 S4। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट रिजल्ट है। इसके बाद जो इनके बाद का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट के बाद क्या होगा, S1 में क्या जा रहा है, लाइट जा रहा है। तो ये लाइट पास करेगा इधर से, यही वर्ड क्या होगा, इधर पास होगा। अब ये देखेगा ये जो S1 है लाइट पास कर रहा है इसके बेस पे, और इधर जो अल्फा के बेस पे हो रहा है, वो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ये नहीं आ रहा है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं इसको, कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पे दोबारा भेजते हैं, एंड देन उसको ट्रेन करते हैं कि जो ये S1 है वो सेम हमारा क्या होना चाहिए, इस वाले C2 के बेस पे भी आना चाहिए। तो अगर ये सेम सेम नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो, इस अल्फा को अपडेट करो। अगर जैसे ये जब तक ये कब तक अपडेट होगा, जब तक ये हमें ट्रू रिजल्ट ना दे दे, है ना, या फिर अप्रोक्स रिजल्ट ना दे दे। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेसी 100% तो हो नहीं सकती। तो क्या हो सकता है, 80% 90% एक्यूरेसी देगा, उसके बेस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन होगा न्यूरल नेटवर्क का, वो बाय डिफॉल्ट किस तरीके से होगा कि यहाँ से आपके पास
ये हमारे पास अल्फा 2 1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट या फिर सिमिलर स्कोर बोलेंगे। और ये क्या जाएगा कि हमारे पास H1 जो यहाँ से पास होगा, और S1 जो यहाँ से वापस आएगा। और ये क्या होगा, हर एक लेयर के लिए होगा, इसके लिए भी होगा सेम कंडीशन, इसके लिए भी सेम होगा, और इनके लिए भी सेम होगा। ठीक है। अब ये दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, आपके पास फंक्शंस की कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप क्या करते हो, यूज करते हो, एंड देन उसके बेस पे क्या होता है, आपको नंबर मिलेगा। और ये नंबर कहाँ पे पास होगा, तो आपके पास हिडन लेयर पे पास होगा, जो आप क्या करते हो, हर यहाँ पे एक लगाते हो। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, हर एक के पास रहता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो NN है। और NN हमें पता है कि वो बेस्ट एस्टिमेटर है, क्योंकि इसके बेस पे एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, कि एस्टिमेट करना कि जो हमारा एक्चुअल वाई था वो प्रिडिक्टर वाई के बराबर होगा या नहीं होगा। यही चीज हम लोग ने स्टार्टिंग से कर रहे थे ना। तो वो हमारा क्या, बेस्ट एस्टिमेटर है, जो हमारे पास क्या होता है, रेंडमली इनिशिएट करते हैं उनके बेस पे। तो वो एस्टिमेट करके हमें एक बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो वो हम लोग यूज कर लेते हैं। और यही क्या होता है, कैलकुलेशन हो गया हमारा। तो ये सारा चीज, तो इम्पिरिकल एविडेंस। अब इसके बेस पे क्या है कि कुछ, कि जैसे आप इतना यूज करते हो तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा। तो यही चीज यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, कि जब इन्होंने क्या किया, इनका इवोल्यूशन मैट्रिक्स निकाला, प्लॉट किया टेंशन का। तो इन्होंने देखा कि जिसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास RNN LSTM यूज कर रहा था, इनकोडर डिकोडर। ये सारा चीज, ये हमारा इनकोडर डिकोडर वाला है। इनके बेस पे क्या था कि जैसे वो एक वर्ड लिमिट पास कर रहा था, उसकी एक्यूरेसी हो रही थी, लो हो रही थी। तो बाय डिफॉल्ट देखोगे 30 वर्ड्स, कि अगर सेंटेंस का लेंथ 30 वर्ड से ज्यादा है, तो हमारे पास नॉर्मल इनकोडर डिकोडर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मतलब उसकी एक्यूरेसी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, है ना। जैसे हमने अटेंशंस का यूज कर दिया, देन अटेंशंस का जैसे यूज कर रहे हो तो हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन क्या है, वो एटलीस्ट नीचे भी नहीं गई है, स्टेबल हो गया है। तो इसलिए हमने देखा कि हमारा अटेंशन मॉडल क्या है, परफेक्ट काम कर रहा है। देन इसी को हम लोग आगे यूज करने लगे। और ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जब भी आप अटेंशन मॉडल्स का या फिर किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का निकालते हो स्कोर, तो हमारा ब्लू स्कोर होता है। कि आप जितने भी न्यूरल नेटवर्क है, RNN LSTM CNN इनकोडर डिकोडर, इनका जो रहता है वो ब्लू स्कोर के बेस पे काम करते हैं। तो आपका हमारे पास क्या हो गया, इतना आइडिया लग गया। अब इससे क्या आइडिया लगेगा, तो अब यहाँ पे देखोगे ट्रांसलेशन के बेस पे भी, कि यहाँ पे आपको दो कलर्स दिख रहे होंगे, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वर्ड है यूरोपियन इंग्लिश पे, और यहाँ पे क्या है, स्पेनिश पे है। और ये दोनों का अगर रिजल्ट देखोगे, तो यहाँ पे व्हाइट पे, और व्हाइट बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, हीट मैप में क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट हमारा क्या था, हाईली कोरिलेटेड, और जो ब्लैक में होता था वो क्या होता था, नेगेटिवली। तो ये हमारा दिख रहा है कि अगर आप इंग्लिश पे यूरोपियन लिख रहे हो, ट्रेंड करने के बाद वो हमें बता रहा है कि आप स्पेनिश में यूरोपियन ये लिख सकते हो, जो क्या है, एक्यूरेसी परफेक्ट आ रही थी, कि यहाँ पे यूरोपियन इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एरिया है, तो एरिया के लिए कौन सा वर्ड होगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जोन होगा। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगस्त है, तो अगस्त के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है स्पेनिश में, तो इन्होंने दिखाया ये वर्ड, कि आपका ये वर्ड हो सकता है। तो इससे हमें आइडिया क्या लगा, कि जो हम लोग अटेंशन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो क्या है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। कि लंबे सेंटेंस के लिए हमारा क्या था, इनकोडर डिकोडर सही से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें क्या किया हमने, सिर्फ अटेंशन से ऐड किया। अटेंशन कैसे ऐड किया, तो हमने दिखाया कि एक आप क्या करते हो, फंक्शंस यूज करते हो न्यूरल नेटवर्क के बेस पे, और कुछ नहीं। तो इसके बेस पे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, बट क्या, वो डाउन भी नहीं हो रही। अब चाहे आपका सेंटेंस कितना भी लंबा हो, 200 वर्ड का हो, 300 वर्ड का हो, आपको एक्यूरेसी मिलेगी जो बाय डिफॉल्ट प्रीवियस में था। तो इससे हमारा क्या होगा, ये चीजें तो इंप्रूव हो गई, लेकिन हमारे पास क्या था, कि एक्यूरेसी भी तो इंप्रूव करनी थी आगे जाके। देन इसमें हमने कुछ और चीजें ऐड ऑन नहीं किया था, हमने सिर्फ एक चीज ऐड ऑन किया। और अटेंशन में आपको पता है कि अगर आप जहाँ पे LSTM यूज कर रहे हो, तो उसका कंप्यूटेशंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि आप वहीं पे क्या कर रहे हो, LSTM यूज कर रहे हो, और LSTM का कंप्यूटेशंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब उसके बेस पे क्या होगा, कंप्यूटेशंस को तो हमने रिड्यूस ही नहीं किया, कि हमारा मॉडल को तो स्टेबल तो कर लिया, लेकिन उसको रिड्यूस नहीं किया कॉम्प्लेक्सिटी को। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके बाद ये हमारा आया था शायद 2014 या 16, हाँ 2014 में आया था ये। देन फिर इसके 3 4 साल के बाद 2017 में हमारे पास क्या आया, एक नया मॉडल आया। उन्होंने अटेंशंस का ही यूज किया, और कुछ नहीं। बट उसने क्या किया,
कि अटेंशन के अलावा जो हमारे पास एलएसटीएम था उसको निकाल दिया। अब इसमें क्या है कि टाइप ऑफ अटेंशन है, तो इसको आप देख लोगे। टाइप ऑफ अटेंशन में क्या रहेगा कि एक रहेगा ये और दूसरा रहेगा लॉन्ग अटेंशन। ये दोनों क्या करते हैं कि जो बीच में हम लोग अटेंशन कंपटीशंस कर रहे थे, उस कंपटीशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब काम हो रहा था रिसोर्स पे, कि आपने एक मॉडल तो अच्छा बनाया, इसके बेस पे क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा आ रहा है, रिजल्ट भी सही आ रहा है, लेकिन कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशंस को रिजल्ट करने के लिए जो आप यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, यहाँ पे कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। और जैसे ही इन्होंने डॉट प्रोडक्ट किया तो कंपटीशन थोड़ा सा रिड्यूस तो हो गया और रिजल्ट सेम आ रहा था। उसी की जगह पे हमारा क्या है, ये दोनों है कि आप क्या कर सकते हो, सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इनके थ्रू, कि सेम आर्किटेक्चर रहेगा। और इनकोडर के एडवांटेज दिखा देते हैं, इसमें जो आप कंपटीशंस कर रहे हो, कि जो मैंने बताया कि न्यूरल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, ये जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो अल्फा फाइंड करने के लिए, कि बेस्ट अल्फा क्या होगा। तो हमारे पास दो मेथड रहेंगे अल्फा फाइंड करने का, एक रहेगा बॉन्ड और दूसरा रहेगा लॉन अटेंशंस। ये दोनों में क्या रहेगा कि एक में आप क्या करते हो, एडिक्टिव करते हो, मतलब ऐड ऑन करते हो न्यूरल नेटवर्क को। इसमें भी आपका टाइम क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस होता है। सेकंड वन हमारे पास क्या रहेगा कि आपके पास सेकंड वन, ठीक है, गुआंग करेगा, इसमें क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन रहेगा, कि आप उसमें प्लस कर रहे थे, ऐड ऑन कर रहे थे, और इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डॉट, कि जो भी आप न्यूरल नेटवर्क बना रहे थे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बना रहे थे, जो पहले इसके पहले प्लस करके उसका सॉफ्ट मैक्स निकाल रहे थे, अब क्या करोगे आप, उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, एंड उसके बेस पे क्या होता है, आपको एंगल मिलता है। और ये जो एंगल बताता है हमेशा, वही हमारा क्या होता है, सिमिलरिटी स्कोर होता है। कि ये जो एंगल बताएगा दो वर्ड के बीच में, अगर दोनों वर्ड क्या है, सेम सेम है, तो दोनों के बीच का जो स्कोर आएगा ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये क्या है, दोनों अपोजिट वर्ड है, तो इनका एंगल क्या होगा, हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट के बेस पे रहता है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी यूज़ किया, तो इसके बेस पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा कंप्यूटेशन ईजी हो गया। लेकिन ये सारा जो काम हो रहा था वो अटेंशन मॉडल में ही हो रहा था। और अटेंशन जो मॉडल बना हुआ था वो हमारा किस पे बना हुआ था, एलएसटीएम पे ही बना हुआ था। तो आप क्या कर रहे थे, उसी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे थे और कुछ नहीं, उससे क्या हो रहा था, मॉडल तो इंप्रूव हो रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, नहीं हो रही थी। तो उसके बेस पे हमारे पास लास्ट में आया ट्रांसफॉर्मर। इसने क्या लिखा कि अटेंशन ऑल योर नीड, कि आप क्या कर सकते हो कि जो एलएसटीएम यूज कर रहे हो आप उसको हटा सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। उसके जगह पे आप क्या यूज करो, सिर्फ सेल्फ अटेंशन या फिर अटेंशन जो होता है ट्रांसफॉर्मर में, आप उसी का यूज करोगे। तो हमारे पास क्या आ गया कि इन्होंने क्या किया कि एक नया आर्किटेक्चर ही बना दिया। अब जो पुराना आर्किटेक्चर था उसमें एलएसटीएम ही दिख रहा था, अब इसमें कहीं पे भी आपको एलएसटीएम नहीं दिखेगा, दिख रहा है। अब इसमें फिर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई है। अगर आप देखोगे तो मैं ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर, ये कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। जो पहले का जो हमारा इनकोडर डिकोडर था, तो ये कुछ इस तरीके से इनकोडर था, इस तरीके से कुछ डिकोडर था। इसमें मल्टीपल एलएसटीएम थे और इसमें भी मल्टीपल एलएसटीएम थे। अब हमने क्या किया, इनको पूरी तरीके से रिड्यूस हटा दिया, कि इन पे जो अटेंशन मॉडल आप यूज कर रहे थे बीच में, तो आप क्या करो, अटेंशन मॉडल ही यूज करो, और इनमें भी क्या करो, अटेंशन मॉडल ही यूज। और यही जो है हमारा फाइनल है, जो अभी चल रहा है ना, जितने भी एआई देख रहे हो आप, यही हमारे फाइनल मॉडल पे रन होता है। इससे पहले जो मॉडल है वो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद इन द सेंस कि उनका जो बेस्ट वर्जन है वही मार्केट में यूज होता है। तो अभी जो बेस्ट वर्जन है वो ये है। अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर्स, या फिर बोल सकते हो अटेंशन ऑल योर नीड, कि सिर्फ आप अटेंशन यूज करो, उसी से सारा काम हो जाएगा। अब इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स में होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं,
और क्या क्या चीज़ें का काम होता है। तो आप देखोगे इनपुट इधर से जाएगा, इम्बेडिंग होगा, वर्ड इम्बेडिंग, और इसमें क्या होगा, कुछ प्लस का मतलब कॉन्केटिनेट होगा, और ये रिजल्ट क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा। एंड देन इसमें क्या होगा, अटेंशन मैकेनिज्म होगा। ये दिख रहा है, इसमें एक अटेंशन मैकेनिज्म है जिसको मल्टी हेड बोल रहे हैं, वो हम लोग देख लेंगे। देन इसमें क्या होगा कि दोबारा वो पुराने डेटा को ऐड करेगा और नॉर्मलाइज करेगा। नॉर्मलाइज मतलब फिक्स रेंज में कन्वर्ट करेगा। एंड देन उसी को क्या करेगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में पास करेगा। और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता था, याद है कि वो हमेशा क्या करेगा, बैक प्रोपोगेट नहीं करेगा, है ना। वो क्या करेगा, हमेशा आगे ही जाएगा और उसके बेस पे रिजल्ट देगा। एंड देन उसके बेस पे क्या करते हैं, फिर ऐड करते हैं पुराने वाले लेयर को। एंड देन उसको नॉर्मलाइज करते हैं और इसको क्या करते हैं, फिर इनके दूसरे आर्किटेक्चर में पास कर देते हैं। अब ये जो दूसरा आर्किटेक्चर होगा इसको बोलते हैं डिकोडर। डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर, ये डिकोडर हो गया, और ये सिर्फ इनकोडर हो गया। अब इसके इनकोडर का आर्किटेक्चर पूरी तरह से अलग है, डिकोडर का भी क्या है, पूरी तरीके से अलग है। अब देखोगे यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, सेम जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है, दिख रहा है। इसमें एक चीज होगा मास्क, वो क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। देन यही चीज क्या हो रहा है, आगे एन टाइम रिपीट होगा, कि आप इसको चाहो जितना चाहे ये क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एंड देन लास्ट लेयर में क्या करते हो, फीड फॉरवर्ड लगाते हो, नॉर्मलाइज करते हो, एंड देन लीनियर यूज करके सॉफ्टनेस, और उसके बेस पे क्या होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि क्या रिजल्ट होगा। अब ये चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अब इस पे जो हमारा रिजल्ट आया वो पहले वाले से बहुत ज्यादा आया। एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा, इंप्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा। बट कंप्यूटेशंस में क्या था कि थोड़ा सा कम हो गया, इसमें भी ज्यादा कंप्यूटेशंस कम नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। बट रिजल्ट क्या हो गया, सबसे ज्यादा हाई दे रहा था। अब इसीलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट जनरेटिव एआई सुना है, जनरेटिव एआई बताओ क्या होता है, अगर सुना है तो बताओ। जनरेटिव एआई, कुछ याद आ रहा है नाम से भी, नाम से भी कुछ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का आज थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। ये क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो देखना। क्योंकि इनके बाद ही आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट का, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे इसी पे बनेंगे। एलएलएम सुना है, क्या होता है, मॉडल, हाँ। तो वो सर जितना भी ट्रेंड हुआ है ना, वो इसी आर्किटेक्चर में ट्रेन हुआ है। कि जितना भी आज यूज कर रहे हो आप, चाहे योलो यूज करो या फिर चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनी यूज करो, जो उनका कोर आर्किटेक्चर है वो यही है। ठीक है, उसका कोर आर्किटेक्चर यही रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे जाके इनकोडर को अलग पढ़ते हैं और डिकोडर का अलग पढ़ते हैं। जो इनकोडर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बर्ड। बर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशनल ट्रांसफॉर्मर, और इसको बोलते हैं जीपीटी। जीपीटी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। चैट जीपीटी यूज करते हैं, पूरा एग्जाम तो उसी से पास हुआ है नहीं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब ध्यान नहीं दिया, पास तो करवा दिया। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं प्री ट्रेंड। कि जो हम लोग आगे जाके यूज करेंगे वो क्या ट्रेंड मॉडल होगा, क्योंकि उसको ट्रेंड करना हर किसी के बस की नहीं होती। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही कर पाएंगी। हाँ, इसमें क्या है कि ह्यूज डेटा चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट, इस हम लोग इसमें क्या देख लेंगे कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है वो हमने देखा, इसमें एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, इसके क्रिएशंस के बिहाइंड क्या स्टोरी रही है, इसका गोल क्या हुआ, क्या क्या अचीव हुआ है इसके थ्रू, वो देख लेते हैं। देन ट्रांसफॉर्मर क्या है, कि बाय डिफॉल्ट अगर सिंपल में समझना चाहो तो ये क्या है, न्यूरल नेटवर्क है, जो बाय डिफॉल्ट किससे बना हुआ है, बेसिक न्यूरल नेटवर्क के लिए हमारे पास क्या था,
अगर आप टेबुलर डेटा यूज कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में सॉल्व हो जाता था। अगर आप इमेज के बेस पे काम कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, CNN यूज हो रहा था। अगर आप क्या करते हो, सीक्वेंशियल डेटा पे काम कर रहे हो तो वो RNN के थ्रू क्या होता था, सॉल्व कर सकते थे, है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि किसी भी टाइप के डेटा को सॉल्व कर। तो पहला एडवांटेज यहीं पे आ गया कि आपको हर एक डेटा के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर डिफाइन करने का नहीं पड़ रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें हर एक टास्क कर सकते हो, सीक्वेंशियल तो सीक्वेंशियल्स को लेके इमेज जनरेशन के बेस पे। तो ये सारा टास्क हम लोग करते हैं और वो हम लोग देख भी रहे हैं। और ये पेपर कब आया था, तो 2017 में आया था। किसने पब्लिश किया था, तो गूगल ने किया था। क्योंकि गूगल को भी आइडिया नहीं था कि ये पेपर इतना ज्यादा काम करेगा, है, वायरल हो जाएगा। हाँ। देन इसके बेस पे हमारे पास क्या था, इस ट्रांसफॉर्मर के बेस पे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है। पहला कि आपका NLP पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया मतलब पूरी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं अब हम लोग नॉर्मली कोई भी कोडिंग के बेस पे नहीं काम करते, अगर देखोगे तो। जैसे बोलते हैं ना AI के बेस पे सारा काम कर रहे हैं, तो हमारा NLP के बेस पे हो गया कि आप सारी चीजें क्या करो, यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, डेमोक्राइज AI, कि जितने भी मॉडल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। AI का जितना भी मॉडल होता है वो फ्री है। मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल के लिए। तो जैसे अगर आप देखोगे बर्ड, GPT, इसको आप यूज कर सकते हो। ये फ्री में आपको कहाँ से मिलेगा, तो हमारे पास तीन चार प्लेटफॉर्म है। पहला हमारे पास ओलामा है, इससे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास हगिंग फेस है, इससे आप फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और तीसरा हमारे पास कैगल है। आपको इसमें क्या मिलेगा, हर एक पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा मॉडल। अगर मैं इसी को ओपन कर लूँ, फिर यहाँ से क्या कर सकते हो, ये है ना मॉडल्स। यहाँ पे मॉडल पे जाओगे तो आपको कौन सा मॉडल चाहिए, जेमिनी का चाहिए, डीप सीक का चाहिए, चैट GPT का चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। ओपन चैट का, एंड यहाँ से क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके मॉडल का साइज क्या है, 4.1 GB का है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन सेकंड तरीका है, आप हगिंग फेस पे जाओगे और यहाँ पे मॉडल्स है। यहाँ पे भी क्या है कि जितने टाइप्स के आप मॉडल देखना चाहो ये यूज कर सकते हैं। कि अगर आपको ऑडियो से टेक्स्ट बनाना है तो उसके लिए जो मॉडल है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। इमेज से टेक्स्ट, देन क्या है, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, डॉक्यूमेंट मतलब PDF अपलोड करोगे और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। देन वीडियो टू टेक्स्ट, कि आपके पास वीडियो है उसका टेक्स्ट बना सकते हो। तो ये सारा क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड मॉडल्स है जो जनरेटेड है। तो ऐसा आपके पास हर एक क्या होगा, डेटा के लिए होगा। कि अगर आपको ऑडियो के लिए चाहिए तो ऑडियो वाले पे क्लिक करो, वीडियो के लिए चाहिए वीडियो के लिए। तो आपको यहाँ पे सारा चीज अवेलेबल है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड अगर नहीं कर सकते तो क्या करोगे, आप यहीं पे क्लिक करके रन भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। और इसका इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना टेक्स्ट दोगे एज एग्जाम्पल। तो मैं एग्जाम्पल 1 ले लेता हूँ और यहाँ से क्या करेगा वो, आपको जनरेट करके दे देगा आउटपुट। तो आपको यहाँ पे चैट GPT अलग से प्रीमियम नहीं खरीदना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि लिमिट है कि आप एक बार में एक या दो ही यूज कर सकते हो। अगर आपको परमानेंट यूज करना है तो आप इसको डाउनलोड करो, अपने लोकल सिस्टम में यूज करो, जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। क्योंकि ये क्या लेता है, रिसोर्स लेता है। और रिसोर्स के लिए क्या होता है, पैसा लगता है। तो आपको अगर रिसोर्स लेना है तो क्या कर सकते हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, डाउनलोड। और डाउनलोड करोगे तो क्या रहना चाहिए हमारे पास, लैपटॉप सही होना चाहिए, GPUs होना चाहिए। ये जितने भी LLM मॉडल्स है वो GPU पे काम करता है, CPU पे बहुत कम। अगर CPU पे काम करवाओगे तो जहाँ पे वो 1 सेकंड में काम करेगा वहाँ पे क्या होगा, 30 सेकंड ले लेगा। तो आपका टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पे मॉडल, तो ये देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, डिवर्सल है, जेमा 3 है, वर्ल्ड PM है, अल्फा स्पेस है। अल्फा स्पेस शायद हमारे पास मैथमेटिकल है, कि अगर मैथ्स का कोई भी चीज़ है आप इसको सॉल्व कर सकते हो 3D स्पेस पे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जेमनी फ्लैश। जेमनी फ्लैश कौन सा है, जो अभी लेटेस्ट आया है। जिन्होंने क्या किया है, चैट GPT को एक्यूरेसी जो है उससे ज़्यादा है इसका। इससे तो दिए थे आके नहीं नहीं, तो अभी आया, अब आया है, पिछले वीक आया है। फिर तो अभी आया। हाँ, पिछले वीक आपका जेमनी फ्लैश आया है। उनका क्या एक्यूरेसी इससे ज़्यादा है। अगर देखोगे इन्होंने 5 से 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए। अगर इनके प्रोडक्ट देखोगे 5 से 6 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। एक सर्च बार पे किया है, दूसरा यूट्यूब पे किया है,
तीसरा, हमारे पास गूगल एलएम था, उस पे बेस पे क्या है, अगर यूट्यूब में अगर आप हिंदी में सारे वीडियोस डाल रहे हो, अगर आपको उसको स्पेनिश में देखना है तो स्पेनिश में आप देख सकते हो, अगर इंग्लिश पे देखना है तो डायरेक्टली इंग्लिश पे देख सकते हो। तो आप डीबग क्या बोलते हैं, डब करने की जरूरत नहीं होती, ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं। वहां पे आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेगा। जैसे जैसे अगर हमारे पास कोई ऑप्शंस वीडियो का रहेगा तो मैं चला के दिखाता हूँ कि मान लो हमारे पास ये वीडियो है, तो यहाँ पे नहीं है। नहीं। तो सारे वीडियोस में ये अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कुछ वीडियोस में आपको दिखेगा। नहीं नहीं, वो फ्री है। हम्म, मान लो इसी को मैं देख लेता हूँ। That, कोई पुराना वीडियो देखना पड़ेगा इसका। मान लो इन्हीं का ये, यहाँ पे भी नहीं है। हम्म, मेरे पास एक, बाकी एक बार डेटा में, कि मान लो ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश में आपके पास ये वीडियो है। आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज आ रहा है? सीखता है और अक्सर आता है कि किसी विशेष के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन तरीका है। ट्रांसफॉर्मर एक विशेष न्यूरल नेटवर्क है, एक मशीन लर्निंग मॉडल, और ये तो बाय डिफॉल्ट ये जो वीडियो रिकॉर्ड है वो इंग्लिश पे है, प्योर इंग्लिश। इन्होंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से इन्होंने यहाँ पे ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन देते हैं, ये दिख रहा है, अलग अलग लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो इसके पास जिसका डेटा जितना ज्यादा होगा, जैसे ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर का डेटा इनके पास बहुत ज्यादा होगा, तो उसके बेस पे ये क्या कर रहा है, इन चीजों में इन्होंने चेंज कर दिया। ये दिख रहा है कि जिसके इनके पास जितना ज्यादा वीडियो रहेगा उतने अच्छे से ये ट्रेन होगा, और जितना ज्यादा ट्रेन होगा वो उतने अच्छे से क्या देगा, आंसर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। है। चाहे मैं इसे ये ना समझा पाऊं कि भाई राक्षस क्या होता है, फिर भी मैं हैरान हूं कि इस तरह की चीजें थोड़ी भी मुमकिन है। असली ट्रांसफॉर्मर जो 2017 में गूगल लेकर आया था, वो खास सिर्फ टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस वेरिएंट पर हम और आप फोकस करेंगे, जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स का आधार है, वो एक मॉडल है जो टेक्स्ट का टुकड़ा लेता है, शायद आसपास की तस्वीरें या आवाज के साथ, और अंदाजा लगाता है कि पैसेज में अगला क्या आएगा। ये अंदाजा बाद के कई तो इसका यही काम रहता है। बाय डिफॉल्ट अगर ट्रांसफॉर्मर का यूज करोगे तो कौन सी वैल्यू किसके बाद आएगा, वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपको डिफाइन करेगा। अब यही क्या है, सबसे बेस्ट मॉडल अभी हमारे पास है, तो इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी अच्छा खासा देखना रहेगा ट्यूटोरियल के बेस पे, या फिर कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है जो क्या है कि किसी इंडियन ने नहीं बनाया था, फॉरेन वाले का भी देख सकते हो। एंड देन उसमें क्या रहेगा, अगर ऑप्शंस मिलता है हिंदी का तो आप हिंदी में भी क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट करके देख सकते हो। तो ये बेस्ट वे रहेगा, समझे? सब चीज। तो ये हमारे पास जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैंने बता दिया। कि आपको ये मॉडल कहाँ से मिल जाएंगे,
देन थर्ड हमारे पास क्या था, एक्सेलरेटर ऑफ जेन आई। जेन आई में क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है जनरेटिव का, कि आपके पास वो चीजें पहले से नहीं, आप क्या करो जनरेट कर रहे हो। जैसे चैट जीपीटी में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके बेस पे जो आंसर देता है वो जनरेट करता है उसी टाइम, ना कि वो पहले से क्या है उनके पास डिफाइंड है। उनका कॉन्टेक्स्ट उनके पास पहले से ही है, वो उनको पता होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। बट जो वो टेक्स्ट जनरेट करके देता है वो रियल टाइम रहता है, उसको किस टाइम में किस तरीके से लिख के देना है। तो वो हमारा क्या होता है, जनरेटिव एआई होता है। तो जहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट टाइम में चीजें जनरेट हो रही है, उसमें जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो जनरेटिव आएगा। तो ये हमारा ये अलग से ही फील्ड हो गया। जनरेटिव एआई में क्या होता है, हमेशा आपके पास नया डेटा जनरेट होगा, वो चाहे टेक्स्ट के बेस पे हो, इमेज के बेस पे हो, ऑडियो के बेस पे हो, चाहे वीडियो के बेस पे हो, वो क्या होगा, करंट टाइम में जनरेट होगा। एंड देन यूनिफिकेशन ऑफ डीप लर्निंग। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किस जितनी भी चीजें थे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट के लिए आर एन एन एल एस टी एम यूज कर रहे हैं, इमेज के लिए कौन सा यूज कर रहे थे, सी एन एन यूज कर रहे थे, टेबुलर डेटा के लिए न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे थे। अब इन चीजों को अलग अलग यूज ना करके अब डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर में यूज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें ट्रांसफॉर्मर देता है कि आप क्या करो, कोई भी टाइप का टेक्स्ट हो, कोई भी मॉडल का हो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर में डालोगे, उसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, अंदर उसको किसी भी चीज में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। इसीलिए हमारा क्या हो रहा है पॉसिबल, कि आप टेक्स्ट से वीडियो, वीडियो से टेक्स्ट इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ डीप लर्निंग, कि अब आपको अलग अलग मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही मॉडल से क्या होगा, आप सारा काम होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, है ना। तो ये काम हम लोग अब यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, वो सारा क्या है, आपका कोर है। किसका कोर है, तो ट्रांसफॉर्मर का है। और जो हमारा आजकल मार्केट में यूज होता है तो वो सिर्फ यही यूज हो रहा है, कि अगर आप जीपीटी, जेमिनी या फिर एआई का बात करते हो तो आप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हो। अगर आपको कोर से ट्रेन करना है तो फिर उसके लिए क्या है, बेसिक है ही। तो वो चीज़ हमें यहाँ से देखना है। अब यहाँ से फिर आपका क्या होगा, कि पूरी तरीके से सारी चीज़ चेंज हुई, कि आप क्या कर सकते हो, मशीन ट्रांसलेशन यूज कर सकते थे, क्यूएनए का आंसर मतलब क्यूएनए बोट बना सकते हो आप, टेक्स्ट समराइजेशन कर सकते हो, और भी जितने फील्ड्स हैं। अगर उसका आर्किटेक्चर हमने बताया उसमें क्या था, कि इनकोडर डिकोडर सेम रखा गया था, बट उसमें उन्होंने चेंज क्या किया, कि ट्रांसफॉर्मर में कहीं पे भी एलएसटीएम यूज नहीं हो रहा है ना, उसकी जगह पे क्या यूज हो रहा है, सिर्फ अटेंशंस, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेंशंस बोलते हैं। कि अटेंशन मैकेनिज्म ही यूज हो रहा है, और यहाँ पे सेल्फ अटेंशन उसका नाम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, आगे देखेंगे। ये क्या करता है, सेल्फ अटेंशन क्या करता है, कि इनकोडर में जो भी वर्ड होता है वो पैरेलली क्या करता है, प्रोसेस करता है। कि एक टाइम में आपको एक रो पे काम नहीं करेगा, वो मल्टीपल रोज डेटा पे काम कर सकता है, बैच पे काम कर सकता है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाएगा। दूसरा, कि ये पैरेलल प्रोसेस जो मैंने बताया वो सपोर्ट कर रहा था। और ये क्या है, हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब कि इनको आप जितने डेटा के बेस पे क्या कर सकते हो, प्रोडक्शंस में डाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आप इसका क्या कर सकते हो, प्रोडक्शंस लेवल में डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, स्टक हो जाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, स्केल नहीं कर सकते। स्केल नहीं कर सकते इसका मीनिंग क्या हो गया, कि आप उन चीज़ को बढ़ा नहीं सकते। तो ये चीज़ क्या था, कि ट्रांसफॉर्मर के साथ नहीं था, कि आपके पास जितना ज़्यादा डेटा डालोगे उतना ज़्यादा ट्रेंड होगा। ठीक है। देन ये हमारे पास क्या था, कि जितनी भी चीज़ें थी वो नॉर्मली हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहा था, और नॉर्मलाइजेशन और कनेक्शंस के बेस पे काम कर रहा था। इसमें हमारे पास ज़्यादा चीज़ नहीं था, तीन चीज़ थी जो सिंपल बनाता था, लेकिन इसमें क्या था, कि मल्टीपल कंपोनेंट है बस। तो वो कौन सी चीज़ है वो हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है, कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर आया। तो पहले हमने बताया कि 14-15 में क्या था, सीक्वेंस टू सीक्वेंस का आया था, जिसको हम लोग इनकोडर डिकोडर बोलते हैं। देन फिर हमारे पास क्या आया, क्या है, न्यूरल मशीन्स ट्रांसलेशन बाय जॉइंटली लर्निंग। ये क्या करता था, कि जो हम लोगों ने यूज़ किया था इनकोडर डिकोडर का, इसने क्या किया था, इसको स्पीड अप किया था। कि जो आप इनकोडर डिकोडर यूज़ कर रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हो, अटेंशंस का यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने सिर्फ अटेंशंस का इंट्रोड्यूस किया था इसी मॉडल पे। देन फिर लास्ट में हमारे पास क्या आया, ट्रांसफॉर्मर्स आया, जिसका नाम क्या था, अटेंशंस इज ऑल योर नीड। अब ये क्या आया था, 2017 में आया था, और इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक था। अब इसमें मैंने बताया इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं बर्ड, और दूसरा रहता है जीपीटी। फुल फॉर्म क्या होता है, कि बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशनल ट्रांसफॉर्मर्स। जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम लोग जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं वो प्री ट्रेंड है, तो जीपीटी हम लोग इसीलिए बोलते हैं। देन इसका टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है, कि 2000 से 2014 तक आर एन एन एल एस टी एम चला।
एनएलपी में। देन 14 में क्या हुआ, इनकोडर डिकोडर आए। 17 में क्या आया आपके पास, अटेंशन आए। और 18 में जो आया आपके पास बर्ड और जीपीटी आया। और जब जीपीटी आया तो हमारे पास क्या गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। एंड देन हमारे पास क्या, 2022 के बाद चैट जीपीटी लाइक मॉडल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी एडवांटेज आपको दिखेगा, पहला स्केलेबिलिटी, कि आप इसको जितना स्केल पे क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा। दूसरा ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या होता था, याद है? ट्रांसफर लर्निंग बताओ जल्दी से, नाम से भी आइडिया लग रहा है। चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, बताओ। वाह, बर्बाद। चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, और इमेज वर्जन रेट सब। तो आपके लिए चैट जीपीटी सारा काम करता है, क्यों? क्योंकि वो पूरे डेटा पे ट्रेंड हुआ है। ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन मतलब। अगर आपको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाना है, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, वहां पे हेलुसिनेट करेगा। हेलुसिनेट मतलब कि वो दो तीन तरह के आंसर दे देगा, कि ये भी आंसर दे दिया, ये भी आंसर दे दिया, और ये भी आंसर दे दिया। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, खुद से पढ़ के डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसको और भी क्या करना होगा, रिसर्च करवाना पड़ेगा कि मुझे ये टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक से रिलेटेड ही आंसर चाहिए। तब वो क्या करता था, आंसर देता है ना। तो ये चैट जीपीटी का क्या डिसएडवांटेज हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसी चैट जीपीटी को अपने स्मॉल डेटा पे क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। कि आपने क्या किया, 100 या 200 डेटा लिया, अब उसमें आपने ट्रेंड कर दिया, मतलब जिसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। कि चैट जीपीटी को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दिया, किसके बेस पे, अपने डेटा के बेस पे। तो अब जो भी वो आंसर देगा, वो सिर्फ आपके डेटा को कॉन्टेक्स्ट में रख के देगा, कि अच्छा आपने इस चीज से रिलेटेड पूछना है, इससे रिलेटेड मेरे पास जितना भी होगा नॉलेज, मैं आपको वो सारा दे दूंगा। कि अगर आप चाहते हो क्या, कि मुझे साइंस में सिर्फ फिजिक्स देखना है, फिजिक्स के बारे में ही सारा आंसर चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ फिजिक्स के बेस पे आंसर करेगा। तो ये पॉसिबल हो सका ट्रांसफर लर्निंग के बेस पे। और इससे पहले ट्रांसफर लर्निंग सिर्फ किस में हो रहा था, तो इमेज बेस्ड डेटा पे हो रहा था, एनएलपी पे नहीं था। तो अब एनएलपी पे भी ट्रांसफर लर्निंग होने लगा। देन मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया, कि इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, वीडियो टू इमेज, इमेज टू ऑडियो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो हो गया मल्टी मॉडल, एक साथ हमारे पास क्या हो गया, मल्टी मॉडल्स का यूज कर सकते हो एक ही के अंदर। देन ये क्या था, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है। फ्लेक्सिबल मतलब कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, इनकोडर को आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो, और डिकोडर को अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोनों को सेपरेटली भी आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा हमारे पास फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर हो गया। इनकोडर आप अलग यूज कर रहे हो, और डिकोडर अलग यूज कर रहे हो। बाकी यही है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि ये सारा चीज मॉडल आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा हगिंग स्पेस पे, या फिर हगिंग फेस पे मिल जाएगा आपके पास। देन और भी जितने भी होंगे वो सारा चीज मिल जाएगा। इनका कम्युनिटी भी अब बहुत बड़ा हो गया ट्रांसफॉर्मर्स का, आप वहां से क्या कर सकते हो, पूरा लर्न कर सकते हो। देन इंटीग्रेटेड एआई। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया, कि एक ही में आप क्या कर सकते हो, कि सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपने इमेज दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इमेज के बेस पे वीडियो बना देगा वो। अगर आप बोलोगे तो इमेज के बेस पे क्या करेगा, सॉन्ग बना के दे देगा। इमेज के बेस पे क्या करेगा, स्टोरी बना के दे देगा। तो वो सारा चीज़ क्या हो रहा है, एक ही में आप करके दे रहे हो। तो वही हमारा क्या था, इंटीग्रेटेड एआई, इसकी आप क्या कर रहे हो, कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर अलग अलग से आर्किटेक्चर्स देखते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया इनके कंप्यूटेशंस इसके। अगर प्री ट्रेंड कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटेशंस कम लगेगा, लेकिन अगर आप स्क्रैच से क्या करो, ट्रेन कर रहे हो, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम और मनी लगता है। कि अगर इसके भी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आपको दिखेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी जो यूज़ कर रहे हैं हम। दूसरा डॉली। डॉली क्या था, इमेज जनरेशन था, अगर आप देखोगे डॉली 3। और ये क्या है, ओपन एआई का ही है। और ये काम क्या करता है, सिर्फ इमेज जनरेट करता है। जिस तरीके से चैट जीपीटी टेक्स्ट करता है ना, तो अगर आपको कोई भी इमेज यहाँ से चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इमेज जनरेट कर सकते हो चैट जीपीटी की तरह। तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन आर्ट के बेस पे हो गया। तो आप यहाँ से इमेज जनरेट कर सकते हो। और हमारे पास क्या रहेंगे, कि आपके पास अगर कोड जनरेट करना रहेगा, जैसे अगर मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ, वहाँ पे ब्लैक बॉक्स का आपने देखा होगा, कि बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, कोड जनरेट कर सकते हो। या तो फिर आप यूज़ कर रहे हो किसका, गूगल कोलैब का। वहाँ पे भी नीचे भी कहता है एआई जनरेटेड। आप क्या करते हो, क्वेश्चन लिख दो, उसके बेस पे क्या करेगा, कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। तो ये सारा क्या हो गया, इसके एप्लीकेशंस हो गए। देन इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, अगर हम लोग इसको एडवांटेज पे बात करें, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है ट्रांसफॉर्मर्स का। पहला, कंप्यूटेशंस।
अगर आपको इसको ट्रेंड करना होगा तो जीपीयू में ही करना पड़ेगा, उससे मिनिमम में ये जाएगा नहीं। तो ये क्या होगा, हाईली कंप्यूटेड होता है। दूसरा, डेटा, इसके पास ह्यूज डेटा होगा तभी वो आंसर सही से कर पाएगा, वरना गलत गलत आंसर करेगा। तो इसके पास ह्यूज डेटा होना चाहिए। चौथा, ओवरफिटिंग, कि अगर इनके पास सही डेटा नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मार्केट में क्या होता है, फेक चीज़ें ज़्यादा होती है ओरिजिनल से ज़्यादा। तो वो क्या रहेगा, अगर फेक डेटा ज़्यादा डालोगे तो वो क्या करेगा, ये भी फेक न्यूज़ की तरह दिखेगा, कि ये भी जो भी चीज़ प्रेडिक्ट करके देगा वो ओवरफिट हो जाएगा। चौथा हमारे पास क्या रहेगा, एनर्जी कंजम्पशंस, कि ये क्या कर रहा है, कंप्यूटेशन ज़्यादा ले रहा है, डेटा ज़्यादा ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को रन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी कंज्यूमेशन भी क्या होता है, हाई होता है। चौथा, कि ये चैट जीपीटी चीज़ों को कैसे आंसर कर रहा है, आप उसका इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इंटरप्रेट मतलब कि वो उस तरीके से आंसर क्यों कर रहा है वो हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, पूरी तरीके से ब्लैक बॉक्स है, कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें सोच रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ों को ले रहा है न्यूरल नेटवर्क में, वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। देन थर्ड हमारा होता है बायसनेस, कि अगर आप क्या करते हो, इनको इथिकल डेटा नहीं दोगे या फिर नॉर्मल डेटा दोगे तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसमें स्मार्ट डेटा और क्लीन डेटा डालोगे तो उसके बेस पे क्या करेगा, वो बिहेव करेगा। तो वही हमारा बायसनेस होता है, कि अगर आपके पास डेटा सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपका मॉडल भी सही से नहीं बनेगा। तो अगर आप देखोगे पहले जो चैट जीपीटी था, अब जो चैट जीपीटी है वो इथिकल चीज़ों पे ज़्यादा काम करता है। अगर नॉन इथिकल क्वेश्चंस पूछोगे तो वो क्या करेगा, कि सिंपली बोल देगा कि आई एम नॉट एबल टू आंसर ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, बोलता है। कि अगर आप वायलेंस के बेस पे बात करो तो आपको उसमें दिखेगा कि डायरेक्टली वो क्या करेगा, मना कर देगा। मतलब उसमें क्या है कि हम लोगों ने कुछ इथिकल कंसर्न्स ऐड करते जा रहे हैं। अगर इथिकल कंसर्न्स ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, वो बायस हो जाएगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव डेटा से ज़्यादा नेगेटिव डेटा है ना, तो वो नेगेटिव ज़्यादा सीखेगा। तो अगर हमारा जो मॉडल है वो नेगेटिव ज़्यादा है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव के ज़्यादा होगा, है ना। तो लेकिन बिजनेस में मतलब हमें नेगेटिव आंसर चाहिए नहीं, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रिस्पेक्ट पे चाहिए। तो उसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग, बायसनेस को रिड्यूस करते हैं। तो वो बायसनेस आने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि आप लार्ज डेटा ला रहे हो तो आप उसमें कितना क्लीन करोगे। उसके लिए आपको क्लीन करने के लिए और उसमें क्या, कि जो हमारे पास अनइथिकल डेटा है उसको हटाने के लिए हमारे पास टीम होना चाहिए, है ना। तो वो टीम हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल बंदों के पास होगा नहीं, तो उसके पास क्या रहता है, बड़े बड़े लोगों के पास होता है। तो वो हम लोग काम करते हैं। तो ये इसका क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। एंड देन फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इनका, फ्यूचर में और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। जो पहला होगा, इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी इन द सेंस कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो 2-3 घंटे लग रहे थे उसको क्या कर सकते हो आप 1 घंटे में कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी मॉडल की कैपेसिटीज को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे अगर आप देखोगे हमारे पास व्यू 3 आया है। व्यू 3 क्या करता है, कि जिस तरीके से आप सिनेमेटिक वीडियो बनाते हो साउंड के साथ, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। जो गूगल का है, उन्होंने लॉन्च किया है पिछले वीक, उनका मॉडल क्या है, अभी इसी तरीके से काम कर रहा है, कि जो प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर थे उस तरीके से वो क्या करता है, वीडियो एनिमेशन सारा साउंड इफेक्ट के साथ दे देता है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, वॉइस रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, अभी हमारा मल्टी मॉडल कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, कि आप जो चीज़ें रिस्पॉन्स करना चाहते हो, कि इन फ्यूचर हमारे पास क्या हो सकता है, कि हर एक चीज़ के लिए जीपीटी आएगा। कि जैसे टीचर की जगह पे क्या होगा, टीचर जीपीटी हो सकता है। डॉक्टर की जगह पे क्या होगा, डॉक्टर जीपीटी हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, स्पेशलाइज डेटा पे ट्रेंड करेंगे, कि आपको जो भी आंसर करना है कि स्पेशलाइज डॉक्टर की तरह करना है, और जितना भी वर्ल्ड में नॉलेज है डॉक्टर से रिलेटेड वो आपके पास है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके डोमेन स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। देन मल्टीलिंगुअल, कि अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इंग्लिश में, जैसे गूगल का क्या है, गूगल ग्लास है। आपने देखा उसमें क्या है, कि डायरेक्टली आपको क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट करके सुना देगा। अगर इनका यूट्यूब पे शायद होगा प्रमोशंस, गूगल एआई प्रोडक्ट 2020। इस पे देखते हैं।
just with the AI in this year. Here are top 3 AI updates from Google I/O 2025 that will change everything about how we work, create, and think. Google Earth just got a huge AI upgrade with its new AI mode. Now you can ask complex questions and get smart, personalized answers. Ask multiple questions at once, like comparing features while buying a furniture. You can even use a camera to ask live questions or even use it for research. Then there is View 3 and Google Flow, Google's powerful new creative tool. View 3 can generate full videos with realistic sounds like an owl and a badger talking in forest. And Google Flow is helping filmmakers build cinematic scenes using custom characters and details with no complicated production needed. And finally, the Gemini app, now smarter with new agent mode. It's a personal AI assistant. It learns your tasks, remember your preferences, and handles things like booking a tour, finding apartments, or it can even reply to your emails in your own voice, giving smart, personalized response. It's like having an AI that sounds like you. These are just the tools I found interesting at Google ये हमारा Analytics. normal और इनका गूगल पे ये हो गया, ये भी देना चाहिए सर्च के बेस पे। यहाँ पे नहीं आ रहा है एआई सर्च का। इसमें शायद कहीं ना कहीं तो दिखेगा यहीं पे एआई के बेस पे। शायद गूगल पे डायरेक्टली उन्होंने अभी तक नहीं डाला है, बट इनका क्या है ना कि जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो फाइंड करके देगा। वो आपको अलग अलग वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करेगा, जैसे आपने बोला कि बेस्ट सनस्क्रीन, उसके बेस पे क्या करेगा, जो बेस्ट होगा उनके रिव्यू के बेस पे पूरे वेबसाइट में जितना भी होगा वहां से बेस्ट फाइंड करके देगा। और उसमें से भी अगर आप बोलते हैं कि चीप प्राइस पे या फिर केमिकल फ्री, तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने ऐड किया उसका दिखा रहा है, लेकिन इनका क्या होगा, प्रीमियम जो टूल होगा उसमें डायरेक्टली वो क्या करेगा, जो बेस्ट होगा वो आपको फाइंड करके दे देगा। तो वो डायरेक्टली फाइंड करने का काम क्या रहेगा, आपके पास एआई का रहेगा कि आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से पास करना है। तो वो सारा चीज इन्होंने क्या किया है, इसी वीक पिछले वीक लॉन्च किया अपना। अब लॉन्च तो किया, अब देखना पड़ेगा कि सही से काम करता है या नहीं करता। तो एक दो बार उसमें भी एक्सपेरिमेंट करवाना पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ये बताओ। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे कि इनका मॉडल क्या होता है, ये इसमें जो आर्किटेक्चर था क्या चीज़ें थी वो देख लेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसका कैलकुलेशंस क्या होता है, इम्बेडिंग्स क्या होते हैं, प्लस साइन का क्या मीनिंग होगा, मल्टी हेड अटेंशंस का क्या मीनिंग होगा, हेड एंड नॉर्म्स का क्या होगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होंगी, वो सारा चीज़ हम लोग एक बार देख लेंगे। और ऐसा बाय डिफॉल्ट कितना ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो एनएक्स दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि ये आप इस तरीके से कितने लेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर एक है तो इस तरीके से आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हैं। और ये जितना ज़्यादा ऐड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, प्लस उतना ज़्यादा कंप्यूटेशंस लगेगा। तो अगर आप देखोगे चैट जीपीटी, यूजिंग चैट, तो इन्होंने इस तरीके का कितने ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ किया है चैट जीपीटी ने, तो अगर आप देखोगे 96 ट्रांसफॉर्मर्स लेयर का यूज़ किया है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो सिर्फ एक लेयर है। इस तरीके से उन्होंने कितना यूज़ किया है, 96। तो आप सोच सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स होगा उनका। हम्म, होता ही है कि आपके पास क्या है, डेटा एक साइड एक जैसा होगा तो वो सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, पैटर्न को लर्न कर सकता है, तो वो चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें बायसनेस ला सकते हैं। तो वो सारा चीज़ फिर क्या करते हैं हम लोग आगे ऐड ऑन करते हैं। तो
ये भी क्या था, GPT 3.5 में, अभी क्या है इनका ओ पॉइंट है, और ये 2023 का है लास्ट। और अभी का इन्होंने बताया नहीं है कितना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेन सीक्रेट यही रहता है उनका कि कितने लेयर यूज़ कर रहे हैं। तो ये पुराना मॉडल है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया है। नए मॉडल को उन्होंने पब्लिश नहीं किया। इसी तरीके से गूगल का अपना खुद का है, तो वो भी पब्लिश नहीं किया। तो उन्होंने, अगर देखोगे चैट जीपीटी की जगह पे जेमिनी देखोगे, तो अगर इन्होंने भी बताया होगा, तो इन्होंने नहीं बताया कि कितना आर्किटेक्चर इन्होंने, कितना लेयर ऐड किया है। तो इसने वैसा कुछ नहीं। तो ये एक बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू था ट्रांसफॉर्मर्स। बाकी फिर इनके बेस पे सारी चीज़ें करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास से हमारा क्या रहेगा, मॉडल्स के बेस पे सीधे प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट में आपका, में देख लेते हैं, अकाउंट होगा गूगल पे, तो इसी से बनाना स्टार्ट करेंगे। GCP रिसोर्स, तो हमारे पास अकाउंट है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जितने भी इनका AI मॉडल्स के बेस पे। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा थ्योरी, देन फिर आपका कोडिंग चलेगा। ठीक है। और जितना भी होगा हमारे पास क्या रहेगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बेस पे होगा। तो यहाँ तक चीज़ें, फाइल्स